बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी दोस्त एस के नावल में आप सबका खुशामदीद। चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जन्नत के पत्ते बाय निमरा अहमद, किस्त नंबर 47। क्या आज इस्लामाबाद में भी बादल होंगे? उसने वक्त का हिसाब करना चाहा। यहाँ 12:30 हो रहे हैं तो उधर 10:30 होंगे। कभी कभी डिनर इसी टाइम किया जाता है। शायद अब भी सब खाना खा रहे हों। डाइनिंग टेबल पे सब हों, ताया अब्बा की फैमिली, फूफू भी, वो प्लास्टिक की बनी नताशा भी। और अगर कोई भी उन्हें बताए कि जहान और हया ऐन इसी वक्त तुर्की और शाम के बॉर्डर के जरा से दूर दरख्त तले बैठे हैं तो अल्लाह अल्लाह हया, ये वो आखिरी मौका है जब तुम्हें ऐसी बात सोचनी चाहिए। उसने खुद को सरजनिश की। जहान तने से सर टिकाए कलाई चेहरे के सामने किए घड़ी देख रहा था। उसका एक एक लम्हा कीमती था। कुछ देर इधर बैठना होगा, फिर मैं चला जाऊंगा और तुम वापस। जहान, क्या ये आखिरी तरीका है शाम जाने का? वो उसे देखते हुए फिक्रमंदी से बोली, मेरे लिए हाँ, मगर पहले तो तुम मेरे साथ भी कितने आराम से सफ़र कर लेते थे, तो अब? मैंने बताया था ना कि मेरे उनसे ताल्लुकात ख़राब है। इस दफ़ा मैं यही बॉर्डर क्रॉस करके आया था तो अब इसी तरह जा सकता हूँ। वो बहुत धीमे अंदाज में समझा रहा था। आज दोनों का लड़ने का मूड नहीं था। मगर क्या तुम जाली पेपर्स वर्क करके नहीं जा सकते? मैं अपनी शक्ल नहीं बदल सकता हया। मैं एयरपोर्ट पे गिरफ्तार हो जाऊंगा। बदल तो सकते हो। वो हया सुलेमान नहीं है कि जिनसे रात के अंधेरे में कोई डरावनी शक्ल बनाकर मिलो तो दिन की रोशनी में नहीं पहचानेंगे। वो पूरे हुजूम में भी अपना बंदा ढूंढ निकालते हैं। मैं इस शक्ल पे नॉर्मल इंसान वाली कोई दूसरी शक्ल तो नहीं चढ़ा सकता ना। हाँ, बस जब किसी को बेवकूफ़ कहना हो तो मेरी मिसाल काफ़ी है। वो बगैर खफकी के हंस के बोली। पहली दफ़ा ऐसी बात ने उसे खफा नहीं किया था। वो ज़रा मुस्कुराकर सामने देखने लगा। चंद लम्हे बीते, खामोशी के बोझ ने जैतून की शाखों को कुछ मजीद बोझल कर दिया तो वो बोली, जहान, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? ये कि मैं ज़िंदा रहूं और इस लंबी सी ज़िंदगी में अपना काम करता रहूं। अंधेरे में भी वो उसके चेहरे की वो चमक देख सकती थी जो अब उसके लिए बहुत मानूस थी। तुम्हें बहुत मोहब्बत है ना अपनी जॉब से? बहुत ज़्यादा। उसने बस दो लफ्ज़ कहे, जज्बात से बोझल लफ्ज़। मज़ीद कहना बेकार था। और तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश? उसने हया से पूछा। ये कि मैं एक किताब लिखूं जिसमें कुरान की आयत के जमूर रमूज पे गौर करूं, लफ्ज़ों में छुपी पहेलियाँ सुलझाऊं, उसके नए नए मतलब आश्कार करूं। कहता है ना कुरान कि उसमें निशानियां हैं, मगर उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। मैं भी उनमें से बनना चाहती हूँ। वो महविज से हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे सुन रहा था। फिर कब लिखोगी ये किताब? कभी ना कभी ज़रूर लिखूंगी, मगर पता है, मैं एक बात जानती हूँ कि अगर दुनिया के सारे दरख्त कलम बन जाएं और तमाम समंदर रोशनाई बन जाए और मैं लिखने बैठूं और मुझे उससे दुगना कलम और रोशनाई भी दे दे, तब भी सारे कलम घिस जाएं, सारी रोशनाई ख़त्म हो जाए, मगर अल्लाह ताला की बातें ख़त्म नहीं होंगी। फिर उसने सर उठाकर दरख्त की शाखों को देखा। बेशक ये जैतून का दरख्त है ना, मुबारक दरख्त। एक मुस्कुराहट उसके लबों पे बिखर गई थी। ऊपर गर्दन उठाने से स्कार्फ से निकलकर माथे पे झूलती लटकान तक जा गिरी थी। यानी कि तुम वाकई कुरान पढ़ती हो? वो उसके सजरे मुबारका का हवाला देने पे मुझ समझ कर बोला। अभी तो नहीं, आवाज़ में ज़रा शर्मिंदगी दराई। बहुत पहले पूरा पढ़ा था। तुम पहले पढ़ती थी कुरान? मैं शरिया एंड लॉ की स्टूडेंट हूँ। कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, शरई अहकाम 5 बरसों से यही तो पढ़ रहे हैं, मगर पहले कोर्स की तरह पढ़ा। अमल में अब लाई हूँ। वो वक्त गए जब शरिया एंड लॉ में सिर्फ मजहबी रुझान वाली लड़कियाँ दाखिला लेती थी। अब तो शरिया की आधी से ज़्यादा लड़कियां वैसी ही होती हैं जैसे पहले मैं थी। और अब? उसने उसी रवानी से पूछा था। अब तो मैं बस कल वापस जाकर ही अपना टाइम टेबल सेट करती हूँ कुरान पढ़ने का। वो जैसे खुद से वादा कर रही थी। जहान ने उसे देखते हुए धीरे से नफ़ी में सर हिलाया। हया, कुरान कभी भी कल नहीं पढ़ा जाता। कुरान आज पढ़ा जाता है, इसी दिन इसी वक्त, क्योंकि कल कभी नहीं आया करता। ओके, फिर मैं आज से पढ़ूंगी। उसने फ़ौरन बात मान ली। और अगर कोई और होमवर्क है तो वो भी दे दो। जैसे तुम मेरी बहुत मानती हो। क्या नहीं माना? मैंने कहा था वापस चली जाओ, मगर तुम नहीं गई। हाँ तो मैं अब भी केलिस देखने ही आई हूँ, तुम्हारे लिए थोड़ी आई हूँ। उसने नाक चढ़ाई। जैतून की खुशबू, कच्ची पक्की रसीली सी खुशबू हर सू छा रही थी। जैसे उसने कप्पादोक्या में गुब्बारे ने
गुब्बारे ने खुबानी नहीं खाई थी गुब्बारे में खुबानी नहीं खाई थी, ऐसे ही उसका दिल अब जैतून खाने को भी नहीं चाह रहा था। जहान साथ होता तो उसे सुनने के अलावा वो कहाँ किसी दूसरे काम को जी चाहता था। काफ़ी देर वो एक ही पोजीशन में बैठी थक गई तो ज़रा सा पहलू बदला। ऐसा करते हुए पाँव की साइड बदली तो जूते की आवाज़ आई। जहान ने चौंक कर देखा। तुम फिर यही जूते पहन आई हो? उसने अब नोट किया यह पहले से जानता था, वो फैसला ना कर सकी। हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये तुम्हें कितने पसंद है। बिल्कुल, ज़रा 1 मिनट उतारना। क्यों? बस 1 मिनट ना। हया ने ज़रा तजब्जुब से झुककर जूतों की स्ट्रिप्स खोले और पाँव निकाली। जहान ने एक जूता उठाकर उलट पुलट किया। अच्छा है, मगर इतना नहीं कि साथ निभा सके। साथ ही उसने जूतों के दोनों किनारों को पकड़कर झटका दिया। चटाक की आवाज़ के साथ जूता दरमियान से टूटा। जहान नहीं, वह मुश्किल अपनी आवाज़ बागता चीख रोक पाई। जहान ने परवाह किए बगैर दूसरे को फौरन उठाकर इसी तरह तोड़ा। जूते की लकड़ी टूट चुकी थी, मगर चमड़े के पास दोनों टूटे हिस्से एक दूसरे से नत्थी थे। जहान ने एक एक करके दोनों हवा में उछाल दिए। वो अंधेरे में गुम हो गए। हया शॉक्ड से उसे देख रही थी। क्यों किया तुमने ऐसा? उसने जवाबन बेनियाजी से शाने उचकाए। दिल चाह रहा था। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? क्या तुम मुझे अपने जूते दोगे? मैं बिल्कुल भी अपने जूते नहीं दूंगा। और जो ये यहाँ इतने पत्थर, इतने कांटे और इतनी झाड़ियाँ हैं, मैं इन पे कैसे नंगे पाँव चलकर जाऊंगी? वो खफगी से बोली। ये जो तुमने अपने पर्स में नीले प्लास्टिक बैग में गुलाबी रंग के कैनवस शूज़ रखे हैं ना, तुम ये पहनकर वापस चली जाना। और हया एकदम झिमक कर हंस दी। वो एक दफ़ा फिर पकड़ी गई थी। सोचा था उसको खूब चिढ़ाकर वापसी पे कैनवस शूज़ पहन लेगी, मगर वो जहाँ नहीं क्या जो बिना इजाज़त किसी का बैग ना चेक करे। मैं देखना चाहती थी कि अगर मेरा जूता टूटे तो तुम मुझे जूता देते हो या नहीं, और तुम्हें यकीन था कि मैं नहीं दूंगा, इसीलिए तुम दूसरा जोड़ा उठा लाई थी। हाँ, तुम्हारा क्या भरोसा, इसलिए प्लान भी मैंने तैयार रखा था। मगर ये तय है कि मैं तुम्हें नहीं आजमा सकती, और तुम मुझे भले ही कितना ही क्यों ना आजमाओ। वो महफूज अंदाज में बोली। और तुमने मेरा बैग चेक किया, मतलब तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? बात भरोसे की नहीं, प्रोफेशनलिज्म की है। उसूल उसूल होते हैं। अपने एस्कॉर्ट को बगैर चेक किए मैं यहाँ तक नहीं ला सकता। और क्या निकला मेरे पर्स से? वो लुत्फ़अंदोज़ होते हुए पूछ रही थी। एक टूटी हुई ऐनक। और उस रुमाल में क्या था? वो ज़रा चौंकी, मुस्कुराहट सिमटी। तुमने उसे खोला? आंखों में बेचैनी उमड़ी। नहीं। आखिरी दफ़ा सच कब बोला था? अभी 5 सेकंड पहले, जब मैंने कहा कि मैंने उसे नहीं खोला। हया खामोशी से सामने अंधेरे को देखने लगी। मुबारक दरख्त का साया उसी पल मज़ीद स्याह हो गया। मैंने बस आखिरी दफ़ा सीप चुना। सोचा था कि आयशे की तरह का सफ़ेद मोती निकलेगा या फिर मरे हुए जानवर के सिवा कुछ नहीं होगा, मगर उन दोनों में से कुछ ना हुआ। फिर क्या निकला? हया ने मुस्तैद अंदाज में नफ़ी में सर हिलाया। वो कुछ अच्छा नहीं है, काबिले फ़ख्र नहीं। दिखाओ। हया ने बिना एहतजाज किए पर्स खोला और वो तहशुदा रुमाल और टूटी हुई ऐनक एक साथ निकाली। एक हाथ में ऐनक और दूसरे की हथेली में वो रुमाल थमाया। फिर हथेली जहान के सामने करके खोली तो रुमाल की पोटली खुलकर आबशार की तरह हाथ के इर्द गिर गई। अब हथेली पे कागज़ की तरह रखे सफ़ेद रुमाल के वसत में कुछ नज़र आ रहा था। जहान ने गर्दन ज़रा आगे करके देखा और मुस्कुराया। और तुम कह रही थी कि ये अच्छा नहीं है? हया ने रुमाल की सिमत देखा, जिसके ऐन वसत में एक मोती चमक रहा था, स्याह रंग का मोती। आयशे के मोती सफ़ेद निकलते हैं। सफ़ेद रंग होता है पाकीज़गी, मासूमियत, नेकी की अलामत। मगर मेरा मोती स्याह रंग का निकला। बहुत से सफ़ेद मोतियों में से मैं किसी अगली डकलिंग की तरह वो उदासी से मोती को देखते हुए कह रही थी। जहान ने समझकर इस बात में सर हिलाया। वाकई स्याह तो बुराई का रंग होता है, जादू की सबसे बुरी किस्म स्याह जादू कहलाता है। गुनाहों से भरा दिल स्याह दिल होता है। गुनहगारों के चेहरे स्याह होंगे रोज़े क़यामत। उसकी बात पे हया का चेहरा मज़ीद बुझ गया, मगर मेजर अहमद की बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी। और तुमने इससे ये अखज़ किया कि स्याह एक बुरा रंग है? स्याह वो रंग है जो धनक के सारे रंग अपने अंदर जज्ब कर लेता है। ये एक डार्क रंग है। डार्क बुरे को नहीं, बल्कि डीप को कहते हैं। सारे रंग इसमें मदफन है और इनको किसी राज की तरह छुपाए रखता है। वो जो गहरा होता है, हाँ, वो स्याह होता है। ठीक है, स्याह रात में गुनाह किए जाते हैं, मगर बेरिया इबादत भी रात की स्याही में ही की जाती है।
کالا جادو کو کالا اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ سفید رنگ سے گہرا ہوتا ہے. یہ گہرائی کا رنگ ہے، دیر پا ہونے کا رنگ. شاید اسی کے لیے کعبے کا غلاف سیاہ ہوتا ہے. آسمان کا رنگ بھی تو سیاہ ہے. بارش اپنے اندر سموئے بادل بھی تو کالے ہوتے ہیں. قرآن کے لفظ بھی تو عموماً سیاہ روشنائی سے لکھے جاتے ہیں. اور وہ سانس لینے کو رکا. تمہارا برقع بھی تو سیاہ ہے نا. اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے. چہرے پہ سکون سا آ ٹھہرا. وہ جیسے میجر احمد پھر سے مل گیا تھا. اس نے مٹھی بند کر دی. رومال ہاتھ کے کناروں سے جھلکنے لگا تھا. اور کیا سیاہ رات میں کی گئی نیکیاں گناہوں کو دھو ڈالتی ہیں؟ تمہیں کیوں ایسا لگتا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہوگا، مگر وہ ویڈیو اگر وہ کسی کے پاس ہوئی تو؟ اس کی آواز میں کرب در آیا. جہان نے بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھا. کیا وہ کسی کے پاس ہے حیا؟ نہیں، میں تو یوں ہی کہہ رہی تھی. وہ کہہ کر پچھتائی. اگر وہ کسی کے پاس ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو. تمہیں مجھ سے محبت کب ہوئی تھی جہان؟ جب میں نے ریسٹورنٹ میں گلدان توڑ کر پھینکا تھا، یا جب میں نے تمہارے اوپر جنجر بریڈ کا ٹکڑا پھینکا تھا؟ اس نے جلدی سے بات بدلی. تیزی سے بات بدلنے کی کوشش میں وہ بغیر سوچے سمجھے بولی. وہ جو روانی سے کچھ کہہ رہا تھا اس کے لب ٹھہرے. آنکھوں میں ذرا سی بے یقینی اتری، مگر پھر اسی روانی سے بولا. جب تم نے میرے اوپر ٹھنڈا شیلٹس پھینکا تھا. وہ سانس روکے انہی ٹھہری ہوئی پتلیوں سے اسے دیکھے گئی. چند لمحے سرحدی لکیر کے گرد سب کچھ رک گیا، اور پھر وہ دونوں ہنس دیے. دیکھ لو، مجھے بھی آتا ہے لوگوں سے جواب نکلوانا. اللہ ان لوگوں پہ رحم کرے. وہ گردن پیچھے پھینکتے ہنستی جا رہی تھی. سخت گرمی میں کیلیس میں جیسے بہار اتر آئی تھی. جب ہنسی روکی تو اس نے مسکراہٹ وہ مشکل روکے جہان کو دیکھا. کیا تمہیں یاد ہے کہ پہلی دفعہ زندگی میں تم نے کیک کب کھایا تھا؟ پہلی دفعہ تم کب روئے تھے؟ نہیں نا، کسی کو بھی ایسی باتیں یاد نہیں ہوتی. مجھے بھی نہیں یاد کہ کب پہلی دفعہ میں نے اپنے نام کے ساتھ تمہارا نام سنا تھا. وہ دور پھیلے مکئی کے کھیتوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی. یاد ہے تو بس اتنا کہ تمہارا ذکر میرے ساتھ ہمیشہ سے تھا، جیسے میرا سایہ میرے ساتھ ہے، یا جیسے میری روح. اور تمہیں مجھ سے محبت کب ہوئی تھی؟ ہے نے محفوظ نگاہوں سے اسے دیکھا. میں نے تو نہیں کہا کہ مجھے تم سے محبت ہے. اوکے، میں نے یقین کر لیا. وہ بھی جہان تھا، مگر اتنی آسانی سے تو وہ اعتراف نہیں کرنے والی تھی. وہ جو ونڈ چائم میں نے تمہیں گفٹ کیا تھا ابھی گھر رکھا ہے. تم واپس آؤ گے تو تمہیں دے دوں گی. مگر تم نے اس پہ لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پڑھا؟ وہ شخص جو صرف اس لیے اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتا تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا. مگر گھر بنانے کے لیے محبت ضروری نہیں ہوتی جہان. محبت تو بعد میں بھی ہو جاتی ہے. وفا اور قدردانی زیادہ اہم ہوتی ہے. پھر وہ رکی اور بے ساختہ امڑ آتی مسکراہٹ روک کر بظاہر سنجیدگی سے بولی. تم نے قدردانی نبھائی، وہ ایسے کہ تم میری قدر کرتے ہو اور جانتے ہو کہ سرچ لائٹ لے کر بھی ڈھونڈو گے تو میری جیسی بیوی نہیں ملے گی. اور میں نے وفا نبھائی اور تمہیں نہیں چھوڑا. کیا ہوا جو تم میرے جتنے گڈ لکنگ نہیں ہو؟ کیا ہوا جو تم ایک بے مروت بد لحاظ بدتمیز انسان ہو؟ مگر ہو تو میرے شوہر نا. ساتھ ہی اس نے شانے اچکائے. جہان نے تائیدی انداز میں سر ہلایا. بہت شکریہ حیا. چند ساعتیں کیلیس کی سرزمین خاموش رہی. درخت اور ان کے پتے ہولے ہولے سانس لیتے. پھر وہ بولا. میرا مسئلہ یہ تھا حیا کہ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ اس رشتے کو اپناؤں یا نہیں. مگر بہت دیر بعد میں نے یہ جانا ہے کہ یہ رشتہ تو ہم بہت پہلے اپنا چکے. بات کرنے یا نہ کرنے کی حد سے آگے نکل چکی ہے. اب نبھانے کا فیز ہے. بس سمجھنے میں دیر ہوئی، مگر میں سمجھ گیا ہوں. حیا کے ننگے پیروں پہ کچھ رینگا تھا. اس نے جلدی سے پاؤں جھاڑا. کوئی کیڑا تھا شاید. مگر ماحول کا طلسم ٹوٹ گیا. جہان نے گھڑی دیکھی. 1:45 ہونے کو تھے. اب مجھے جانا ہے. اور حیا کو لگا اس کا دل زور سے سمندر میں ڈھکیل کے دیا گیا ہے. بے حد درد یہ درد اتنا شدید تھا کہ اسے جسمانی لحاظ سے بھی محسوس ہوا تھا. وہ درخت کی ٹیک چھوڑ کر اس کی طرف مڑی. جہان پلیز مت جاؤ. آنکھوں میں اضطراب لیے وہ التجا کرنے لگی. نہیں حیا، ایسا مت کرو پلیز. میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے. مجھے ڈر لگ رہا ہے. تم مت جاؤ. حیا، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ اوپر ستارہ جو ہے نا. اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا. مگر حیا نے نہیں دیکھا. وہ اسی مضطرب انداز میں جہان کو دیکھ رہی تھی. یہ ستارہ میں اپنی دائیں جانب رکھ کر چلتا رہوں گا اور ایلیپو پہنچ جاؤں گا. یہ بہت سمپل ہے حیا.
जहान प्लीज़ ना जाओ। देखो सिक्योरिटी फोर्सेस, क्या पता वो जानते हो, वो पहले से तैयार बैठे हों। फिर वो कैसे जान सकते हैं जब मैंने या तुमने उनको नहीं बताया तो? मगर यहाँ बारूदी सुरंगें हैं। वो मसला नहीं है, मसला सिर्फ कमांडर होता है, और कमांडर शिया है, यानी कोई मसला नहीं है। शिया? उसने हैरत से जहान को देखा। ये फिरकावारियत कहाँ से आ गई? देखो, शाम के सदर बशारुल असद सिया है और पापा सुन्नी है। किसके पापा? अच्छा, तैयब अर्दगान। अल्लाह ऐसी अक्लमंद बीवी सबको दे। देखो, तैयब अर्दगान सुन्नी है। जो स, सो जब बॉर्डर का कमांडर सुन्नी होता है तो आप शाम से तुर्की में दाखिल हो सकते हैं। सिक्योरिटी नरम होती है, मगर तुर्की से शाम जाने में मसला होगा। लेकिन जब कमांडर शिया होता है तो वो आपको शाम जाने देगा। मेरी समझ में नहीं आई ये बात। मतलब ये कि अगर शाम से तुर्की जाना है तो तब जाओ जब कमांडर सुन्नी हो, और जब तुर्की से शाम जाना हो तो शिया के कमांडर के वक्त जाओ। मैं इसीलिए इतनी देर ठहरा रहा, क्योंकि कमांडर बदलना था। 4 रोज़ पहले कमांडर आया है। दुनिया के हर बॉर्डर पे कमांडर की तब्दीली के घंटे भर में ही इसका नाम स्मगलर्स और जासूसों में फैल जाता है। ये वाहिद बॉर्डर है जहाँ पहली बात यही फैलती है कि वो सुन्नी है या शिया। ये फिरका वारियत नहीं है, ये तो बस सियासत है। वो इसी तरह फिक्रमंद और परेशान से उसे देखती रही। मैं अगले हफ्ते मंगल के दिन पाकिस्तान आ जाऊंगा, मेरा यकीन करो। हया ने इस बात में सर हिलाया। वो उसको रोकना चाहती थी, मगर अब ये उसके बस से बाहर था। अब याद करो आशियाना में मेरा वादा कि हर प्लान डिसाइड मैं करूंगा, याद है? डिसाइड। उसने गर्दन हिलाई। आंसू गले में फंदा डाल रहे थे। अब मुझसे कुछ वादे करने होंगे तुम्हें। वो बहुत गौर से उसे देखता, कतियत से उसे देख रहा था। मेरे जाने के बाद तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगी। जो पीछे मुड़कर देखते हैं वो पत्थर हो जाते हैं। हया ने फिर इस बात में सर को जुम्बिश दी। उसकी आंखें भीग रही थी। और मेरे जाने के पूरे 5 मिनट बाद तुम यहाँ से उठोगी और मुड़े बगैर तुम वापस गाड़ी तक जाओगी। क्लियर? हाँ ठीक। उसकी आवाज़ रुंधी हुई सी निकली। और तीसरी बात, इस दरख्त के इस पार यानी सरहद की तरफ तुम नहीं जाओगी, बल्कि वापस गाड़ी की तरफ जाओगी। हया, कुछ भी हो जाए, भले कुछ भी हो जाए, तुम उस जगह से आगे नहीं जाओगी। जहान, उसने कहना चाहा, मगर जहान ने हाथ उठाकर खामोश करा दिया। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। कपाधोकिया से तुम्हारी हर बात मानी, अब मेरी ये 3 बातें तुम मानोगी। तुम यहाँ से आगे नहीं जाओगी, भले तुम कुछ भी देखो या सुनो। मुझे कुछ भी हो जाए, मैं मर भी जाऊँ, गिरफ्तार भी हो जाऊँ, जो भी हो जाए, तुम वापस गाड़ी तक ही जाओगी, बस। उसकी आंखें झिलमिलाने लगी थी। पर मुश्किल कह पाई, ठीक, मगर एक बात मानो मेरी। क्या? वो जो तुम्हारे नकली दांत साइनेड, वो मुझे दे दो, मैं इसे यहीं फेंक दूंगी। मगर मैं इस ख्याल के साथ नहीं रह सकती कि तुम अपने मुंह में जहर। प्लीज जहान। साथ ही उसने बंद मुट्ठी खोली। रुमाल भी खुलता चला गया। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता। जहान ने चेहरा जरा दूसरी तरफ किया। उंगली से दांत से कुछ निकाला। हया ने आंखें बंद कर ली। उसने कोई नोकदार चीज़ रुमाल पे रखी और रुमाल बंद किया। हया ने आंखें खोली और फिर मुट्ठी भींच ली। गोल मोती, नोकदार चीज़ महसूस कर सकती थी। चंद लम्हे वो उसे देखता रहा। रात गुजरती रही। तुम्हें पता है हया, तुम इन जन्नत के पत्तों में बहुत अच्छी लगती हो। वो भीगी आंखों से मुस्कुराई। तुम भी मेजर अहमद? मैं? उसके चेहरे पे उलझन उभरी। तुमने कहा था कि जन्नत के पत्ते हर वो चीज़ होते हैं जो इंसान रुस्वा होने के बाद खुद को ढकने और दोबारा इज्जत हासिल करने के लिए ओढ़ता है। तो फिर अपनी फैमिली पे लगा दाग धोने के लिए जो यूनिफॉर्म तुमने पहना और जो कैप तुमने ली, वो सब भी तो जन्नत के पत्तों में ही आता है ना? वो हल्के से मुस्कुराया, फिर घड़ी देखी और खड़ा हो गया। हया ने उसके जूतों को देखा। उसके जूते का रुख, उनका रुख। मंगल को आऊँगा मैं, ज़रूर। इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वो खुद हार ना मान ले। मैंने कहा था किस्मत हरा सकती है, मगर मैं गलत था। किस्मत इंसान को तो मार सकती है, मगर हरा नहीं सकती। और फिर वो दरख्त के पीछे चला गया। वो मुड़कर भी ना देख सकी। उसने वादा किया था। सो वहीं चुपकी बैठी रही। अपने दिल की धड़कन, अपने हाथों की लर्जिश, सब महसूस हो रहा था उसे। एक हाथ में पोटली के अंदर मोती की गोलाई और नकली दांत की चुभन, और दूसरे में वो चौकी। उसका दूसरा हाथ खाली था। अल्लाह अल्लाह, उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई।
डी जे की टूटी ऐनक अभी उसके हाथ में थी। फिर वो पैर से कीड़ा झाड़ने लगी। तब वो कहाँ गई? उसने बदहवासी से हाथ अंधेरे में जमीन पे इधर उधर मारा। नोकीले छोटे पत्थर, घास के सूखे तिनके, मिट्टी, ऐनक कहीं ना थी। नहीं, प्लीज नहीं, वो डीजे की ऐनक नहीं खोना चाहती थी। उसने अंधोरे उसने अंधो अम, उसने अंधों की तरह रुमाल वाली मुट्ठी बंद मुट्ठी और दूसरे खुले हाथ से मिट्टी को टटोला। कुछ भी नहीं था। रुमाल पर्स में रखने की गर्ज से उसने पर्स खोला और फिर एक नज़र देखने के लिए पोटली खोली। अंदर स्याह मोती के साथ एक नन्ही सी चीज़ पड़ी थी, एक सुरमई रंग का छोटा सा कंकर। जहान! बेयकीनी से उसके लब खुल गए। प्रोफेशनलिज्म, उसूल, इन सब पे कोई समझौता ना था। उसका दिल उसका दिल रखने के लिए उसने हया को तासुर दिया कि वह दांत निकाल रहा है, लेकिन अपने फरार को वाहिद रास्ता उसने अपने पास ही रखा था। उसने नीचे पड़े उस जैसे हजारों कंकरों में से एक उठाकर रुमाल पे रख दिया था। जहान! बहुत तकलीफ से उसने दरख्ती ओंठ से उस पार देखा। पहला वादा छन से टूटा। दूर सरहदी पाउडर पर तारीकी में डूबी थी, इतनी तारीकी कि कुछ दिखाई नहीं देता था। इसी पल बिजली जोर से चमकी। पल भर को सब रोशन हुआ और तब उसे दिखाई दिया एक हेवला जो टेढ़ी चाल चलता सरहद की तरफ बढ़ रहा था। 5 मिनट कब के गुजर गए थे। दूसरा वादा बादलों की गरज में तहलील हो रहा था। वो दम साधे बिजली चमकने का इंतजार करती अंधेरे में उधर देख रही थी, मगर अब उसने वो हेवला खो दिया था। गुजरते वक्त का एहसास करके वो उठी और वापस जाने के लिए कदम बढ़ाए। साथ ही वो झुके हुए जमीन पे हाथ मारकर ऐनक ढूंढ रही थी। दफतन करीब ही उसका हाथ किसी शख्त से टकराया। स्टेप लकड़ी। उसने वो चीज़ उठाई, टूटी हुई जूती। अब ऐनक और दूसरा जूता ढूंढना बेकार था। वो सीधी खड़ी हुई ताकि वो वापस जा सके। अब उसे पीछे नहीं देखना था। अपने पर्स को पकड़ा ही था कि दूसरे जूते को निकाले के दूसरे जूते निकालने को एकदम कहीं से सूरज निकल आया। आंखें चुंधियाती रोशनी। वो तेजी से वापस बैठी। काली रात रोशन हो गई थी, जलती बुझती रोशनी। उसने हरासा निगाहों से पलटकर देखा। सरहद पे रोशनी के राउंडर्स फायर किए जा रहे थे। अंधेरे में हर तरफ रोशनी बिखरती, मध्यम होती, फिर बिखरती। सरहदी बॉर्डर पे हेवले से भागते दिखाई दे रहे थे। उसने जमीन पे पड़े एक बड़े पत्थर को खाली हाथ से सख्ती से थाम लिया। दिल धक धक कर रहा था। रोशनी, फायरिंग, स्पीकर पे आवाज़ें। वो बिना आवाज़ की चिल्लाई, जहान वापस आ जाओ। आंखों से आंसू टूट टूट कर गिरने लगे थे। जिस्म कपकपा रहा था। रोशनी फव्वारों की सूरत बार बार फूट रही थी। उसका दिल चाहा कि वो भागती हुई सरहद पे चली जाए, मगर वो तीसरा वादा वो पाँव की जंजीर बन गया। वो हर दफ़ा उसे छोड़कर चली जाती थी। पहली दफ़ा वो उसे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, मगर जहान के वो अल्फाज उसे वापस भेज रहे थे। हया, कुछ भी हो जाए, कुछ भी। और फिर एकदम जोर से धमाका हुआ। पत्थर को पकड़े गठेरी की सूरत बैठी हया के आंसू रुक गए। उसने साकित निगाहों से सरहद की जानिब से आते धुएं को देखा। रोशनी, चीखो पुकार, सायरन, बारूद की बदबू, और फिर धुएं के बादल हर तरफ छाते गए। सरहद छुप गई और धुंधली दीवार एक दफ़ा फिर उन दोनों के दरमियान छा गई। क्या हुआ था? क्या फटा था? उसे नहीं मालूम था कि वो मुर्दा कदमों से खड़ी हुई। एक हाथ से पर्स और टूटा जूता लटक रहा था, दूसरा हाथ पहलू में खाली गिरा था। खाली हाथ, खाली दामन। उसे 2 वादे तोड़कर तीसरा निभाना था। उसे वापस जाना था। बादल गरजदार आवाज़ से एकदम बरसने लगा। मोटी मोटी बूंदें टप टप गिरने लगी। तुर्की की पहली बारिश में भी वो नंगे पांव टूटे जूते के साथ चल रही थी। आखिरी बारिश भी वो नंगे पांव थी। मम्मी जवाहर तक गई हैं। मैं उनका बेटा बोल रहा हूँ, जहान। वो नंगे पांव खुरदरी जमीन पे चल रही थी। कांटे चुभकर तलवों को जख्मी कर रहे थे। वो सामने देख रही थी, मगर शायद कुछ भी नहीं देख रही थी। जूते को क्या हुआ? इतनी सर्दी में नंगे पांव बैठी हो, लाओ दिखाओ जूता। तर गिरते कतरे उसे भिगो रहे थे। बादलों ने सारा बोझ उतारकर जमीन और जमीन वालों को भोजल कर दिया था। मैं बकवास करके गया था ना, मगर मेरी कोई सुनता है? इस घर में मैं 2 दिन ना आऊँ तो सारा निज़ाम उलट जाता है।
اس کے पाँव से खून निकल रहा था, जिसमें जान नहीं लग रही थी। लगता था अभी लड़खड़ा कर गिर पड़ेगी, और गिरी तो उठ ना सकेगी। इंसान वही चीज़ मांगता है जिसकी उसे कमी लगती है, सो मैं हमेशा ज़िंदगी मांगता हूँ। उसके हाथ में उसका सिर्फ एक जूता था, दूसरा वहीं जैतून के दरख्त के आसपास रह गया था। जब आधी रात के बाद हकीकत अपना नकाब उतार कर फेंकती है, तो हर सिंड्रेला को अपना जूता इसी मकाम पे छोड़कर वापस होना होता है। उसे भी जाना था। हैंडसम गाइड अभी मसरूफ़ है, किसी गैर हैंडसम गाइड से राब्ता करें। वो बारिश के कतरे थे, ये आंसू जो उसके चेहरे को भिगो चुके थे। दफतन उसका पैर रपटा, वो औंधे मुंह ज़मीन पे गिरी। हथेलियाँ छिल गई, चेहरे पे मिट्टी लग गई। बरसती बारिश, सियाह रात बाज़ दफ़ा किस्मत हरा दिया करती है। हया, डीजे की डेथ हो गई है। वो उठना चाहती थी, उठ ना सकी। वहीं झुकी बैठी सिसकियों के साथ रोए गई। कीचड़, बारिश, आंसू, सब कुछ गुड़मुड़ हो रहा था। फुरकान मामू की फैमिली से डर लगता है, क्योंकि वो सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा ही करते हैं। वह मुश्किल हथेली के बल जोर लगाकर वो उठ पाई। पाँव लहूलुहान हो चुके थे। वो लड़खड़ाते हुए मूसलाधार बारिश में फिर से चलने लगी। मैंने कहा था ना कि ज़िंदगी में अगर कोई आपको जन्नत के पत्ते लाकर दे तो उसे थाम लीजिएगा, वो आपको रुसवा नहीं होने देंगे। गिरते पड़ते वो कार के करीब आई, दरवाज़ा खोला और फिर उसका सहारा लेकर खुद को संभालना चाहा। जब अपना चेहरा छुपाने के लिए मैगजीन सामने करते हैं तो उसे उल्टा नहीं पकड़ते। स्टीयरिंग व्हील थामे उसने शीशे के उस पार देखा। हर सू धुंध थी जो उसकी जिंदगियों से छटती ही नहीं थी। अगर जादूगर अपने ट्रिक के फौरन बाद ही राज बता दे तो क्या फ़ायदा। हर शय स्लो मोशन में हो रही थी, सारी आवाज़ें बंद थी, बस हरकत दिखाई दे रही थी। उसने खुद को मरियम खानम के दरवाजे पे देखा। बारिश इसी तरह बरस रही थी, मगर उसकी समात बंद हो चुकी थी। अच्छा, तुमने पाशा बेग के ऊपर कॉफ़ी उलट दी थी? गुड, वेरी गुड। मरियम खानम उसे सहारा देकर बिस्तर पे लिटा रही थी। उसके गिर्द सारी दुनिया गोल गोल घूम रही थी। अपनी जगह कभी नहीं छोड़ते हया, होटल ग्रैंड की मिसाल याद रखो। वो बिस्तर पे लेटी थी, आंखों से बेआवाज़ आंसू बह रहे थे। पाइती की तरफ बैठी मरियम खानम उसके पैरों पे दवा लगा रही थी। उसे दर्द नहीं हो रहा था, सारी हसियात ख़त्म हो चुकी थी। बिल्कुल भी मदद नहीं करूँगा, जो करना है अकेले करो, खुद करो, क्योंकि तुम कर सकती हो। वो अपना ट्रॉली बैग घसीटती रेलवे स्टेशन पे चल रही थी। दोनों पैर पट्टियों में बंधे हुए थे। कदम उठाती कहीं और थी और पड़ता कहीं और था। लगता है सब मुझसे तंग आ गए हैं, जो बार बार जाने का पूछते हैं। दिल करता है मोहसिन की तरह कबूतर बनकर किसी गार में छुप जाऊं। ट्रेन तेज रफ्तारी से दौड़ रही थी। वो खिड़की की तरफ बैठी भीगी सुर्ख आंखों से बाहर भागते मनाजर देख रही थी। जैतून के दरख्त पीछे रह गए थे, शीशे धुंधला गए थे, या उसकी आंखों में धुंध थी। अब तो सारे फर्क खत्म हो गए थे। मेरा नाम जहान सिकंदर है, मेजर जहान सिकंदर अहमद। सबानजी का सब्जेजार भी उसी कहर में डूबा हुआ था। हर सू धुंध थी, कोई आवाज़, कोई शोर नहीं। उसने खुद को फैकल्टी हाउस के दरवाज़ा बचाते देखा था। चीखना नहीं, वरना आवाज़ बाहर जाएगी और ये सारी फैमिली भागते हुए आ जाएगी। अंदर से निकलती फरबीहा माइल लड़की उसकी तरफ देखकर परेशानी से उसकी जानी बढ़ी थी। वो क्या कह रही थी हया सुन नहीं पा रही थी। उसे बस अपनी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती सुनाई दी। मेरा सामान पैक करवा देना अंजुम बाजी। अच्छा, तुम्हें नहीं पता था कि मैं कप्पादोकिया में हूँ? हाले उसके बैग की जिप बंद करते हुए कुछ कह रही थी। अंजुम बाजी उसके जूते रख रही थी। वो बस साकित सी सोफे पर बैठी सर झुकाए बेआवाज़ रो रही थी। थोड़ी सी कॉटन ला दो, फार्मेसी से कान में डालनी है। अपनी ट्रॉली बैग को हैंडल से घसीटती वो तातरक हवालानी एयरपोर्ट के दरवाजे के अंदर दाखिल हो रही थी। बेजान कदम, बेसोच निगाहें। पता है हया, तुम कब अच्छी लगती हो? जब तुम खामोश रहती हो। वो सनाशा सा लड़का तेज़ी से उसकी तरफ आया था। वो उसको पहचानती थी, मगर समझ ना पा रही थी वो बोल रहा था कुछ। अब्दुल रहमान भाई ने कहा था कि आपसे मिल लूँ, कहीं आपको कुछ मदद की ज़रूरत ना हो। आप बहारे गुल को लेकर चली गई। मैं बहुत परेशान था। ये मम्मी ने भिजवाए हैं आपके लिए। वो कोई पैकेट उसकी तरफ बढ़ा रहा था। मेरी लगत में 2 बजे का मतलब होता है 1:55। ऑफिसर उसको लैपटॉप हैंड कैरी में उठाने का कह रही थी। उसने खाली खाली निगाहों से उसे देखते लैपटॉप बैग उठा लिया। अब किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था।
مجھے کچھ بھی ہو جائے، مر جاؤں، گرفتار ہو جاؤں، جو بھی ہو، تم واپس گاڑی تک جاؤ گی بس۔ جہاز کی کھڑکی سے نیچے بہت دور باسفورس کا سمندر نظر آ رہا تھا، نیلی چادر، سفید جھاگ اور ان سب پہ چھائی دھند۔ پھر بھی اس نے آنسو نہیں پوچھے۔ وہ ترکی سے ہمیشہ روتے ہوئے جاتی تھی، اسے اس دفعہ بھی روتے ہوئے جانا تھا، مگر کون جانے کہ اس دفعہ کا غم سب سے بڑا تھا۔ وہ آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹی تھی، دفتن دروازے پہ دستک ہوئی، اس نے آنکھوں سے بازو ہٹایا، اسی طرح لیٹی رہی۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور پھر چلتے قدم۔ آنے والے نے آگے بڑھ کر کھڑکی کے پردے ہٹائے، اسے بند آنکھوں سے بھی سورج کی روشنی چھن کر خود پہ پڑتی محسوس ہوئی تھی۔ حیا اٹھ جاؤ بیٹا، طبیعت کیسی ہے؟ اس نے سبین پھپھو کی آواز سنی اور پھر بیڈ کی پائتی کے پاس دباؤ محسوس ہوا، جیسے وہ ادھر بیٹھ گئی تھی۔ بخار اترا تمہارا؟ انہوں نے جھک کر اس کے ماتھے کو چھوا۔ حیا نے بازو آنکھوں سے ہٹایا اور خالی خالی نگاہوں سے ان کو دیکھا۔ شانوں پہ دوپٹہ لیے، بال کیچر میں باندھے، وہ ویسی تھی، پرسکون، ثابت، ٹھنڈی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ کوہنی کے بل ذرا سے اٹھی، نقاہت پسمردگی، جیسے جسم میں جان ہی نہ رہی تھی۔ اور یہ تمہارے پاؤں کو کیا ہوا ہے؟ نتاشا کہہ رہی تھی کہ نئی بینڈیج لا رہی ہے، یہ بینڈیج تو بالکل خراب ہو گئی تھی۔ انہوں نے ہولے سے اس کے پیر کے انگوٹھے کو چھو کر کہا، جس پہ لگی پٹی اب پرانی اور خستہ ہو چکی تھی۔ حیا تکیے کے سہارے بیٹھی انہیں دیکھ رہی تھی۔ جہاں تمہارے ساتھ تھا؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ جب سے وہ آئی تھی اتنی بیمار ہو گئی تھی کہ پھپھو سے باقاعدہ بات اب ہو پا رہی تھی۔ اس نے گردن اسپات میں ہلائی، گلے میں آنسوؤں کا پھندا پڑنے لگا تھا۔ پھر اور اس پھر کے آگے سارے خواب ختم ہو جاتے تھے۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ میں نہیں جانتی پھپھو، ہم ساتھ تھے، وہ کہنے لگی تو آواز بہت بوجھل تھی۔ اس رات آسمان پہ بادل تھے اور چاند نہیں تھا، تارے بھی نہیں تھے۔ وہ آگے جا رہا تھا، میں نے اسے روکنا چاہا، منع بھی کیا، مگر اس نے میری نہیں مانی، وہ چلا گیا۔ اور پھر وہ رکی، پلک جھپکی تو آنسو رخسار پہ لڑکنے لگے۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، مگر وہ واپس نہیں آیا۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے بوجھل سی خاموشی رہی، پھر پھپھو کے چہرے پہ وہی سکون، وہی ٹھہراؤ تھا۔ کیا اسے اسی وقت واپس آنا تھا؟ نہیں، اس نے کہا تھا کہ آنے والے منگل کو وہ آ جائے گا۔ تو ابھی تو منگل آنے میں کچھ دن ہے نا، وہ آ جائے گا، تم فکر کیوں کر رہی ہو؟ حیا نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ نہیں آئے گا، وہ مشکل میں ہے، میں نہیں جانتی وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، مگر وہ مشکل میں ہے، شاید زخمی ہو، شاید گرفتار ہو، اور شاید اس سے آگے فکرہ ٹوٹ گیا، دل بھی ساتھ ہی ٹوٹ گیا۔ اگر اس نے کہا تھا کہ وہ آئے گا تو وہ ضرور آئے گا، مجھے پورا یقین ہے۔ انہوں نے جیسے دلاسا دیتے ہوئے اس کے ہاتھ کی پشت کو تھپکا۔ وہ بھیگی نگاہوں سے ان کا پرسکون چہرہ دیکھتی رہی۔ میں سمجھی تھی کہ آپ میں اور مجھ میں بہت فرق ہے پھپھو، آپ صبر سے انتظار کرنے والی عورت ہے، مگر میں چیزیں اپنے ہاتھ میں لے کر جہان کے ساتھ چلنے والی عورت ہوں۔ لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ تکلیف ہم دونوں کے حصے میں برابر آئے گی۔ آپ ظاہر نہیں کرتی اور میں چھپا نہیں سکتی، بس یہی فرق ہے۔ بے یقین نہ ہو بیٹا، اللہ سے اچھا گمان رکھو، اچھا ہی ہوگا۔ انہوں نے نرمی سے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ وہ سر بھی نہ ہلا سکی، عجیب بے یقینی تھی۔ دروازہ ذرا سے دستک کے ساتھ کھلا۔ پھپھو اور حیا نے ایک ساتھ اس سمت دیکھا۔ نتاشا دروازے میں کھڑی تھی۔ حیا بدقت پھیکا سا مسکرائی اور آنسو ہتھیلی کی پشت سے صاف کیے۔ حیا، کیا تم اٹھ گئی ہو؟ میں تمہارے لیے بینڈیج لائی تھی، وہ خراب ہو چکا ہے، اسے اتار دیتے ہیں۔ نتاشا رسان سے انگریزی میں کہتی ہوئی اندر آئی اور چھوٹا سا باکس بیڈ پہ حیا کے پیروں کے پاس رکھا۔ پھپھو اس کو جگہ دینے کے لیے اٹھ گئی تو وہ وہیں پھپھو کی جگہ پہ بیٹھ گئی۔ ہوا کیا تھا حیا پیر پہ؟ وہ اب حیا کی ایڑی کی بینڈیج اتارتے ہوئے بولی تھی۔ لہجہ نہ زیادہ متفکر تھا نہ سرد، پتہ نہیں وہ اسے اچھی لگتی تھی یا بری۔ ویسے تو بے ضرر سی ہی تھی، البتہ اس کا لباس، اللہ اللہ، اس ساری پریشانی میں بھی حیا کے ذہن میں آیا تھا کہ اس طرح سلیو لیس ٹاپ اور کیپری میں گھر میں گھومتی ہوگی اور روہیل اور ابا کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا ہوا تھا حیا پیر پہ؟ نتاشا نے دوا لگاتے ہوئے دوبارہ پوچھا تھا تو وہ چوکی۔ کانچ پتھر زمین پہ بہت کچھ گرا تھا اور میں انہی کے اوپر چلتی رہی۔ بہت بد احتیاطی ہے ویسے یہ۔ اوکے، میں بینڈیج کر رہی ہوں، بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا، زیادہ گہرے نہیں ہیں۔ وہ اب مصروف انداز میں کہتی پٹی باندھ رہی تھی۔ دفتن آسمانوں پہ اذان کی آواز گونجنے لگی۔ پھپھو جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے انہیں نہیں روکا، اس کے پاس روکنے کے لیے کوئی جواز نہ تھا۔
लाउंज से बातों का शोर कमरे तक सुनाई दे रहा था। सना और शहरिज अपनी अम्मी के साथ आई थी और हस्बे मामूल उनकी आमद पे इरम और सोनिया भी चली आई थी। वो अभी तक कमरे में ही थी, उनसे नहीं मिली थी। अम्मा दरवाजे पे 2 दफ़ा आकर आने का कह चुकी थी। अब तो बुखार भी उतर गया है, बाहर आ जाओ। वो कब से आई हुई है, अच्छा नहीं लगता। और फिर भी वो बिना कुछ कहे बैठी रही। दिल ही नहीं चाह रहा था किसी से मिलने को। फिर काफ़ी देर बाद उठी और अपना बैग खोला ताकि कोई जोड़ा निकाले। अभी पहना लिबास मलगजा सा हो रहा था। गिरे शलवार कमीज और साथ पता नहीं किस जोड़े का गुलाबी दुपट्टा पहने बहुत बिखरे बिखरे हुलिये में वो बीमार लग रही थी। बैग खोलकर ढक्कन उठाया तो सामने कपड़ों पे गिफ्ट पैक में मलफूफ एक पैकेट रखा था। उसने वो पैकेट उठाया। कुछ मध्यम मध्यम सा याद आया था कि सफ़ीर ने जाते हुए ये उसके हवाले किया था। शायद हलीमा आंटी ने दिया था। उसने रैपर फाड़ा। अंदर बहुत खूबसूरत सफ़ेद अनसिली सिल्क का कपड़ा था, साथ में एक छोटा सा कार्ड भी लगा था। उसने कार्ड उठाया। हया के लिए, हया के लिए बहुत दुआओं के साथ। तुम हमेशा पूछना चाहती थी कि तुम्हारे साथ फ्लाइट में उस्मान ने सामने बैठी तुर्क औरत से क्या कहा था ताकि वो तुमसे फ्रैंक ना हो सके। तो मैं तुम्हें बताए देती हूँ। उन्होंने कहा था कि हमने एक ऐसी डिश का ऑर्डर दिया है जिसमें इंडियन स्टाइल की तली हुई प्याज भी शामिल है। और बात यह है कि हया तुर्क औरतों को तली हुई प्याज से सख्त एलर्जी है, लेकिन ऑफ कोर्स वो सिर्फ इसलिए ऐसा करना चाह रहे थे कि कहीं अजनबी से बेतकल्लुफ़ी से तुम्हें नुकसान ना हो। हम अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखते हैं, फ़कत हलीमा और उस्मान। उसके चेहरे पे अफसरदा सी मुस्कुराहट उमड़ आई। कुछ बातें अधूरी भी रह जाएं तब भी उनकी तशनगी नहीं होती। जैसे डीजे को गुड मॉर्निंग दीजिए कहने वाला वो लड़का उसे नहीं मिला था। वो कौन था वो कभी भी नहीं जान पाएगी। और कौन जाने कि उसको खुद भी पता था या नहीं कि डीजे इस दुनिया से चली गई है। कौन जाने, कौन जाने। उसने बैग से कपड़े इधर उधर किए, आगे पीछे हर जगह देखा। फिर दूसरा बैग खोला। उसका विंड चैम्प कहीं नहीं था। पता नहीं वो उसे कहाँ भूल आई थी। दिल इतना ख़राब हुआ इस बात से कि वो लिबास बदले बगैर बाल कैचर में बांधे बाहर आ गई। मतलब हद हो गई। एकदम से हमें इतनी सुना दी रज़ा भाई ने। हमारा क्या कसूर। और वो फ़ायज़ा वगैरह, उनको भी तो ध्यान रखना चाहिए था ना। सना लाउंज में बैठी ज़ोर और शोर से खफगी से कह रही थी। हया को आते देखकर बात रोककर जल्दी से उठी। हया आपा किधर हैं आप? सब कह रहे थे कि आप आते साथ ही बीमार पड़ गई हैं। वो बड़े पुरतपाक से उसके गले लगी। हया ज़बरदस्ती ज़रा सा मुस्कुराई। सोनिया भी अच्छे से मिली थी। बाकी शहरीज और इरम तो अपने अपने मूड में थी, मगर उसे कहाँ परवाह थी। नताशा अपने मसरूफ़ अंदाज में बेनियासी सोफे पर बैठी मैगजीन के वर्क पलट रही थी। तो फिर क्या तुमने फ़ायज़ा से शिकायत की? वो सब बैठ गई तो सोनिया भाभी ने सना को तफक्कुर से फिर देखते हुए सिलसिले कलाम वहीं से जोड़ा। हाँ, आज जाकर फ़ोन करूँगी। हद है। फिर हया को देखकर सना वजाहत करने लगी। फ़ायज़ा बाजी ने पता है क्या किया? क्या? हया ने उसके अंदाज में दोहराया। उसे कोई दिलचस्पी ना थी। फ़ायज़ा अरसल की बहन थी और अरसल वो था जिसके वलीमे की रात ताया अब्बा ने उसकी बेइज्जती की थी। फ़ायज़ा बाजी ने अरसल भाई के वलीमे की तस्वीरें फेसबुक पे लगा दी। चलो अपनी लगाती थी खैर थी, मगर हमारी टेबल पे भी 3 तस्वीरें एल्बम में लगा दी और प्राइवेसी पब्लिक कर दी। रज़ा भाई ने देखा और फिर हमें सुनाने लगे। अब फ़ायज़ा बाजी से पूछो कहाँ के एथिक्स हैं ये किसी और की तस्वीरें लगा दो। वो बस खामोशी से सना को देखे गई। उसका जहन कैलिस की सरहद से आगे नहीं बढ़ा था। आपकी तस्वीर भी थी, सना ने याद करके बताया। उस पर वो ज़रा सी चौंकी। मगर आपकी तो खैर है, आपने तो लपेट का दुपट्टा लिया हुआ था ना, पता ही नहीं चल रहा था कि कौन है। मगर मेरी तो अच्छी खासी क्लास ले ली भाई ने। वो सख्त रंजीदा हो रही थी। गालिबन उनके घर आते हुए ही रजा से उसका टाकरा हुआ था। हाँ, हया का दुपट्टा न हुआ सुलेमानी चुग्गा हो गया। इरम जरा सा हंसी। हया ने निगाह फेर कर उसे देखा। वो हाथ में पकड़ी शीशे की प्लेट पे रखी स्ट्रॉबेरी को कांटे की में फंसा रही थी। फिर कांटा मुंह में ले जाते हुए उसने हया को देखा। हया की निगाहों में कुछ ऐसा था। इरम बेख्तियार दूसरी तरफ देखने लगी। एक तो पता नहीं हमारे भाइयों को दोस्तों का इतना खौफ क्यों होता है। ऐसे हम सारे ज़माने में बगैर दुपट्टे के घूमते रहे तब कुछ नहीं होता, लेकिन अगर भाई के यूनिवर्सिटी के सामने से कार में भी गुजरो तो बस हाथ अंदर करो, सर पे दुपट्टा लो। मेरा कोई दोस्त गुजर रहा हो तो देखना मत। उफ,
ثنا رضا کی نقل کرتے ہوئے بولی تو شہریز ہنس دی۔ ارم فقط مسکرائی، پھر اس نے حیا کو دیکھا۔ وہ ابھی تک خاموش مگر گہری نظروں سے ارم کو دیکھ رہی تھی۔ ارم ذرا جذبس ہو کر دوبارہ ثنا کو دیکھنے لگی۔ حیا حیا جہان نہیں آیا تمہارے ساتھ؟ شہریز نے بات کا رخ پھیرا تو حیا نے نگاہیں اس کی طرف پھیری، پھر ہلکا سا نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ اچھا، تم تو کہہ رہی تھی کہ وہ تمہارے ساتھ آئے گا۔ معصوم سا سوال تھا مگر اسے بہت زور سے چبھا۔ سونیا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اسے یقیناً شہریز کا لہجہ اچھا نہیں لگا تھا۔ کہا تھا مگر ایسا ہو نہیں سکا۔ اس نے فقط یہی کہا۔ کوئی صفائی نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی منہ توڑ جواب نہیں۔ اب تو کسی بات کا دل نہیں چاہتا تھا۔ اچھا، شہریز نے ذرا سے شانے اچکائے ہوئے آگے ہو کر ایک اور اسٹرابری اٹھائی۔ حیا نے سرخ پھلوں سے بھرے ہوئے پیالے کو دیکھا۔ سرخ رسیلا پھل، سرخ جوتے، بیسن کے کنارے پہ لگا خون کا سرخ قطرہ۔ اس کا دل بھر آیا تھا۔ وہ ایک دم اٹھی اور تیزی سے کمرے کی طرف گئی۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ نتاشا اسی طرح بے نیاسی میگزین کے صفحے پلٹ رہی تھی۔ حیا باجی، آپ کا فون ہے۔ وہ اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ کھولے عائشہ کو میل لکھ رہی تھی جب نور بانو نے دروازے سے جھانک کر صدا لگائی۔ وہ اچھا کہہ کر سینڈ کا بٹن دبا کر اٹھی اور باہر آئی۔ زندگی میں اب ناامیدی اتنی بڑھ گئی تھی کہ فون کی گھنٹی پہ بھی چونکنا چھوڑ دیا تھا۔ میجر احمد اسے کبھی بھی لینڈ لائن نمبر پہ کال نہیں کیا کرتا تھا، سو اسے ایسی دلچسپی نہ تھی کہ کس کا فون ہے۔ ہیلو، اس نے کریڈل کے پاس رکھا الٹا ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ بہت شکریہ میری بات سننے اور سمجھنے کا۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے عقل مندی کا ثبوت دیا۔ ولید کی مسکراتی آواز، اسے لگتا تھا کہ سارے احساس مر گئے ہیں مگر ایک ابال سا اندر اٹھا تھا۔ ہاں، ابھی کچھ دل میں زندہ تھا۔ جو بھی کہنا ہے صاف کہو، وہ دبے لہجے میں غرائی۔ میرے خلاف وہ کیس واپس لے کر تم نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ ایک عقل مند خاتون ہیں۔ لمحے بھر کو اس کے اعصاب مفلوج ہو گئے۔ کیس واپس؟ اس نے تو نہیں، پھر کس نے؟ میں نے تمہارے خلاف کوئی کیس واپس نہیں لیا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے دباؤ پہ ہی یہ ہوا ہے اور میں جانتا ہوں کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے۔ یہ کال آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہی تھی اور یہ پوچھنے کے لیے بھی کہ پھر ہم کب مل رہے ہیں۔ وہ جیسے بہت مسرور اور مطمئن تھا۔ اس کے اندر جوار بھاٹا پھٹنے لگا تھا۔ بمشکل اس نے ضبط کیا، میں فون رکھ رہی ہوں۔ کل دوپہر 1 بجے میں جناح سپر والے پیزا ہٹ پہ آپ کا انتظار کروں گا۔ ضرور آئیے گا۔ مجھے کچھ اہم باتیں کرنی ہیں کیونکہ ابھی وہ آرکیٹیکٹ والا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اچھا، اور تمہیں لگتا ہے میں آ جاؤں گی؟ وہ اور ہوتی ہیں کمزور لڑکیاں جو تم جیسوں سے ڈر جاتی ہیں۔ مائی فٹ! اتنا غصہ آیا تھا کہ دل چاہا یہ فون دیوار پہ دے مارے۔ آپ کو آنا ہوگا۔ یاد رکھے وہ ویڈیو میرے پاس ہے۔ اگر آپ نہیں آئیں تو میں آپ کے گھر آ کر وہ ویڈیو آپ کے ہاں ٹی وی پہ چلا کر دکھاؤں گا، اور یہ میرا وعدہ ہے۔ اس کے لہجے کی صفاقی، حیا کا دل لرز کر رہ گیا مگر جب بولی تو آواز مضبوط تھی۔ تو پھر تم کر گزرو جو تم کو کرنا چاہتے ہو۔ ایسا سوچنا بھی مت کہ میں تم سے یوں ملنے چلی آؤں گی۔ جہنم میں جاؤ تم۔ اس نے فون زور سے کریڈل پہ پٹکا، پھر تیزی سے مڑ کر ابا کے کمرے کی طرف گئی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ٹائی کی نوٹ صحیح کر رہے تھے، آفس جانے کے لیے بالکل تیار۔ ابا، کیا آپ نے ولید کے خلاف کیس واپس لے لیا؟ وہ پریشانی سے کہتی بنا اجازت کے اندر آئی تھی۔ سلیمان صاحب نے چونک کر اسے دیکھا، پھر واپس شیشے کے سامنے ہو کر ٹائی کی نوٹ ٹھیک کرنے لگے۔ ہاں، واپس لے لیا۔ مگر کیوں؟ وہ صدمے سے بولی۔ پہلی بات یہ کہ وہ بہت ہی کمزور کیس تھا، دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس کوئی خاص گواہ نہیں ہے، اور تیسری بات اس کی گاڑی سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا۔ فرقان بھائی کو چوٹ گرنے سے آئی، اس لیے اس کیس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ اب پرفیوم اٹھا کر خود پہ اسپرے کر رہے تھے۔ مگر ابا، آپ جانتے ہیں اس نے مجھے ٹکر مارنے کی کوشش کی تھی۔ حیا، میں اسے اس طرح نہیں چھوڑوں گا۔ آرکیٹیکٹ کے ساتھ مل کر اس نے جو بے ایمانی کی ہے اس پر میں اسے آڑے ہاتھ لوں گا۔ تھوڑا انتظار تو کرو۔ لیکن ابا کی بات کے برعکس ان کا لہجہ غیر سنجیدہ تھا۔ وہ مزید سنے بغیر بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ چند لمحوں بعد وہ تایا فرقان کے گھر تھی۔ تایا، ابا اور سائمہ تائی ڈائننگ روم میں اکیلے ناشتہ کر رہے تھے۔ لڑکے کام پر تھے، سونیا اور ارم بھی ساتھ نہیں تھی۔ تایا ابا، وہ پریشانی سے ان کے پاس آئی۔ آؤ حیا، طبیعت کیسی ہے؟ وہ ہموار لہجے میں بولے، ساتھ ہی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔
पहले जैसी मोहब्बतें ना सही, मगर पिछले कुछ अरसे वाली रुखाई भी नहीं थी। दरमियाना सा अंदाज। ताया अब्बा, आप लोगों ने वलीद के खिलाफ केस क्यों वापस ले लिया? वो बेचैनी से वहीं खड़े खड़े बोली। साइमा ताई उसके लहजे पर बेख्तियार पलटकर उसे देखने लगी। मैंने नहीं लिया, तुम्हारे अब्बा ने लिया है, और वो इतने गलत भी नहीं है। केस कमज़ोर है, वक्त और पैसे ज़ाय करने का फ़ायदा। मगर इस तरह तो वो और शेर हो जाएगा। वो समझेगा कि हम सब ठीक हैं। चोट मुझे लगी थी। जब मैं समझौता करने पर तैयार हूँ तो फिर ताया अब्बा भी शायद वलीद के खिलाफ किसी सख्त कार्रवाई के हक में नहीं थे। कारोबारी सियासतें, उफ। और आर्किटेक्ट वाला केस, देखो, हम उसको खुल्लम खुल्ला तो डील नहीं कर सकते। कंपनी की साख को नुकसान पहुंच सकता है, मगर तुम्हारे अब्बा इससे ज़रूर निपटेंगे। सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। वो जानती थी कि उससे अब कोई नहीं निपटेगा। वो सिर्फ उसको आर्किटेक्ट वाले केस का डरावा दे रहे थे ताकि उसको सीधा करके रख सके। शतरंज, बिसात, सियासत। आप नहीं समझेंगे, उसने ताज्जुब से नफ़ी में सर झटका। हया, जहान नहीं आया? साइमा ताई ने उनकी गुफ्तगू को इख्तिताम पजीर होते देखा तो रह न सकी। अल्लाह अल्लाह, फिर वही सवाल। उसके असाब ढीले पड़ गए थे। वो नहीं आ सका ताई। वो आवाज़ भी धीमी पड़ गई। तो कब आएगा? तुम्हारे अब्बा और अम्मा तो चाह रहे थे कि तुम्हारा निकाह भी रोहिल के वलीमे के साथ अनाउंस करें, मगर ताई ने हंकारा भरकर बात अधूरी छोड़ दी। वो नामुकम्मल मानी अखज़ किए बगैर पलट आई। ताया अब्बा उस वक्त अखबार की तरफ मुतवज्जा हो चुके थे। हर कोई पूछता था कि वो नहीं आया। कोई ये क्यों नहीं पूछता था कि वो क्यों नहीं आया। सब अपने मुफाद की बात पूछते थे। जहान की तो किसी को फिक्र ना थी। उसकी मेल पर आयशे का जवाब आ गया था। उसने कहा था कि वो शाम में ऑनलाइन होगी, तब वो दोनों बात करेंगे। वो आयशे से क्या बात करना चाहती थी वो नहीं जानती थी। बस वो अपना दुख अस्तराब किसी से बांटना चाहती थी। किसी सिपाही की बीवी होकर दिनों, हफ्तों, महीनों उसका सब्र से इंतज़ार करना कितना तकलीफदेह होता है वो अब जान पाई थी। कैसी हो? स्क्रीन पे आयशे का शफाफ खूबसूरत चेहरा दिखाई दे रहा था। वो स्क्रीन के सामने रिवॉल्विंग चेयर पर बैठी थी और बात करते हुए शीशे की नन्ही सी प्याली से तुर्क चाय के घूंट भर रही थी। मुझे नहीं पता मैं कैसी हूँ, वो उदासी से बोली थी। मलगजे लिबास, बंधे बालों में हया बहुत कमज़ोर और अफसुर्दा दिखाई दे रही थी। क्या हमारा अनातोलिया अच्छा नहीं लगा? आयशे ने हैरत आमेज़ मुस्कुराहट के साथ प्याली साइड पे रखी। कप्पादोकिया बस्ती अनातोलिया में वाक़ था। नहीं, बहुत अच्छा लगा। वो फीका सा मुस्कुराई। बहारें बता रही थी तुम लोग अनकरा भी गए थे। क्या इसके जाने के बाद तुमने अनकरा देखा या वापस आ गई? मैं कैलिस चली गई थी। उसके लबों से फिसला। चाय की प्याली उठाती आयशे गुल चौकी थी। अच्छा, किस दिन गई थी तुम कैलिस? इतवार को गई थी। मंगल की दोपहर वापस आ गई। अब छुपाने का क्या फ़ायदा था? आयशे चंद लम्हों के लिए सोचती रही। प्याली उसके हाथ में थी, लेकिन वो उसे लबों तक ले जाने का भूल गई थी। क्या बॉर्डर वहाँ से करीब पड़ता है? हाँ, बहुत करीब। उसकी निगाहों के सामने फिर वही रात घूम गई, वो खौफनाक बरसती बारिश वाली रात। तो क्या बॉर्डर की सारी खबरें कैलिस में लोगों को मिल जाया करती हैं? किस किस्म की खबरें आयशे? उसने अचंभे से स्क्रीन को देखा। मतलब जो लोग इनलीगल बॉर्डर क्रॉस करते हैं, उनकी गिरफ्तारी की खबरें। क्या मंगल की सुबह तुमने ऐसी खबर सुनी थी? वो बहुत सोच सोच कर बोल रही थी और लम्हे भर के लिए हया को लगा उसका सांस रुक गया है। वो अपनी बहन की जासूस है, सारी बातें उसको बताती होंगी। तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे पास था बहारे? क्या तुम लोग कैलिस जाओगे? अब्दुल रहमान कैलिस का नाम ले रहा था। हया, आयशे ने उसको पुकारा। वो चौंकी, कड़ियाँ से कड़ियाँ मिलाई तो जहन में अजीब सा ख्याल उभरा। नहीं, ये नहीं हो सकता। आयशे पुलिस को क्यों बताएगी? मगर फिर वो बॉर्डर पे गिरफ्तारी के बारे में सुनने में इतनी दिलचस्पी क्यों रखती थी? हाँ, पीर और मंगल की दरमियानी रात वो बॉर्डर क्रॉस कर रहा था आयशे, मगर सिक्योरिटी एहलकार उसके इंतज़ार में थे। वो गिरफ्तार हुआ, मारा गया। वो गिरफ्तार हुआ या मारा गया ये मैं नहीं जानती, मगर मैं इतना जानती हूँ कि वो उसके इंतज़ार में थे, क्योंकि तुमने उनको बताया था, है ना? पता नहीं कैसे ये सब उसके मुंह से निकला था। लाशऊरी में जुड़ती कड़ियाँ मिलकर एक ऐसी जंजीर बना गई थी कि जिसने उसके गले में फंदा डाल दिया था। आयशे लम्हे भर को खामोश हो गई। हया को लगा वो इनकार कर देगी, मगर वो झूठ नहीं बोल सकती थी। हाँ, मैंने उनको कॉल की थी। मेरा फ़र्ज़ था
اگر مجھے معلوم ہو کہ ایک قومی مجرم قانون توڑنے جا رہا ہے تو مجھے سیکیورٹی فورس کو بتانا چاہیے۔ وہ بے یقینی سے عائشہ گل کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنے آرام سے یہ سب کچھ کہہ رہی تھی۔ کیا اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ مرحبا حیا، بہارے کہیں پیچھے سے آئی اور بہن کے کندھے پہ جھول کر چہک کر اس کو اسکرین کو دیکھا۔ حیا نے جواب نہیں دیا، وہ ابھی تک عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ عبد الرحمن مجرم نہیں تھا عائشہ، وہ مجرم نہیں تھا۔ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے عائشہ گل ٹھہری۔ اس کی آنکھوں میں اچنبھا ابھرا۔ عبد الرحمن کا کیا ذکر؟ تم؟ حیا نے لب کھولے مگر رک گئی۔ اس کے اندر ابلتا غصہ، بے یقینی، سب کچھ رک گیا۔ کہیں کچھ غلط تھا۔ تم نے عائشہ، ہم عبد الرحمن کی بات کر رہے ہیں جسے میں نے کیلیس میں کھو دیا۔ بے بسی سے اس نے کہنا چاہا۔ بہارے کبھی عائشہ کو دیکھتی، کبھی اسکرین کو۔ عبد الرحمن کیلیس میں کیا کر رہا تھا؟ تم جانتی ہو وہ کیا کر رہا تھا؟ تم نے سیکیورٹی کو بتایا اس کی کراسنگ کا؟ حیا، وہ کیلیس میں نہیں تھا، اسے انقرہ سے جرمنی جانا تھا۔ وہ کیلیس کیوں گیا؟ تم جانتی ہو کیلیس میں تھا عائشہ، تمہیں بہارے نے بتایا تھا، مجھے معلوم ہے۔ جذبات کی شدت سے اس کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ بہارے گل، تم جانتی تھی؟ عائشہ بے یقینی سے اپنی بہن کو دیکھا۔ وہ بے ساختہ سہم کر پیچھے ہوئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، سب مجھے ایسے کیوں دیکھتے ہیں؟ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ وہ منگل کی رات بارڈر کراس کرنے جا رہا تھا۔ کیا یہ تمہیں بہارے نے نہیں بتایا؟ وہ بارڈر کراس کرنے جا رہا تھا؟ نہیں حیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ عائشہ ابھی تک دم بخود تھی۔ میں نے تو اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں کہا۔ میں نے تو نسو فقری کے بارے میں بتایا تھا سیکیورٹی کو۔ اس نے بارڈر کراس کرنا تھا منگل کو اور پیر کی درمیانی شب۔ وہ جہان تھا عائشہ، تم نے کال ہی کیوں کی سیکیورٹی کو؟ وہ دبی دبی چلائی تھی۔ اس رات کے زخم، بارڈر کی بو، روشنی کے گولے، سب پھر سے تازہ ہو گیا۔ کیونکہ مجھے عبد الرحمن نے ایسا کرنے کو کہا تھا، وہ بے بسی سے بولی۔ بہارے نے تائید میں سر ہلایا۔ میری بہن سچ کہہ رہی ہے، میں نے ان کی باتیں سنی تھی چرچ میں۔ اور حیا کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی۔ عائشہ، تمہارا فون بج رہا ہے۔ آنے کے پکارنے پہ وہ چونکی۔ گود میں رکھا موبائل جانے کب سے بج رہا تھا۔ بہارے، نمبر پہ لکھا نام بہت محبت سے لے کر اس نے آنے کو بتایا تھا اور سبز بٹن دبا کر فون کان سے لگایا۔ سلام علیکم، اس نے مسکرا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ ایران سے ہزاروں کلومیٹر دور وہ الارا وادی کے چرچ میں کھڑا بہارے کے فون کو کان سے لگائے کہہ رہا تھا۔ ساتھ ہی اس نے پلٹ کر دیکھا۔ چرچ کے کھلے دروازے سے بیرونی سیڑھیاں نظر آ رہی تھی جو پہاڑ کے نیچے تک جا رہی تھی۔ حیا ابھی نماز پڑھ کر نہیں آئی تھی اور بہارے کے پرس سے فون نکال کر اس نے اسے تصویریں کھینچنے چرچ کے اوپری منزل پہ بھیجا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ ترکی والے کیسے ہیں؟ اس کی مسکراہٹ اور بھی خوبصورت ہو گئی تھی۔ طمانیت کے سارے رنگ آنکھوں میں اتر آئے تھے۔ بہت دن بعد اس نے عبد الرحمن کی آواز سنی تھی۔ عائشہ، یاد ہے تم نے کہا تھا تم مجھے ایک فیور دو گی؟ وہ چرچ کی چوکھٹ میں کھڑا سیڑھیوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ حیا کے آنے سے پہلے اسے بات ختم کرنی تھی۔ تم ترکی کے سب سے بڑے بارڈر کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ کون سا بارڈر؟ ترکی اور شام کا؟ ہاں، اس بارڈر کو ایک قومی مجرم اس منگل کی رات کراس کرے گا، غیر قانونی طور پہ۔ ایسے میں تمہیں کچھ کرنا ہے۔ چند لمحے خاموشی کے بعد وہ غالباً کسی اور جگہ آ گئی تھی۔ ہاں کہو، پھر میں سن رہی ہوں۔ ترکی کا تم پہ قرض ہے عائشہ۔ اپنے دل سے پوچھو کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ ایک مجرم، ترکی کا ایک قومی مجرم، غیر قانونی طریقے سے سرحد پار کر رہا ہے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ عائشہ خاموش ہو گئی۔ وہ آواز مزید دھیمی کرتے ہوئے بولا، تمہیں بارڈر سیکیورٹی فورس کو فون کرنا چاہیے۔ تمہیں انہیں بتانا چاہیے سب کچھ تاکہ وہ اسے گرفتار کر سکے، مگر نہیں۔ عائشہ گل یہ کیسے کر سکتی ہے؟ عائشہ گل تو کچھ نہیں کر سکتی۔ ذرا اونچا بولو، اتنا آہستہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ کیا کوئی آس پاس ہے؟ وہ ناراض ہو کر ذرا خفگی سے بولی، جیسے آخری فکرے کو نظر انداز کرنا چاہ رہی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی سنے، تم یہ سب لکھ لو، کمانڈر کا نمبر بھی۔ پھر وہ اسے تمام ضروری باتیں بتاتا گیا اور وہ لکھتی گئی۔ انہیں تمہاری کال ٹریس کرتے ہوئے 90 سیکنڈ لگیں گے۔ تم نے 80ویں سیکنڈ میں کال کاٹنی ہے۔ تم یہ کرو گی نا؟ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔
और तभी उसको अपने आप पीछे किसी आहट का एहसास हुआ। वो तेजी से पलटा। जरा अंदर चर्च की सीढ़ियों पे हरकत सी हुई थी। कोई आ गया है, बाद में कॉल करूंगा। उसका मरहबा सुनने से कबल ही वो सबक रफ्तारी से आगे आया और सीढ़ियों की ओट में छुपी बहारे गुल को कान से पकड़कर बाहर निकाला। मैं अभी आई थी, वल्लाह मैंने कुछ नहीं सुना। छोटी बिल्ली बौखला गई थी, मगर वो लब भीचे बरहमी से उसे चर्च के बाहर लाया था। तो तुम मेरी बातें सुन रही थी? तुम्हें तुम्हारी बहन ने सिखाया नहीं है कि किसी की बातें छुपकर नहीं सुनते? मेरी बहन को कुछ मत कहो। जो तुमने सुना है, अगर वो तुमने हया को बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो दबे दबे गुस्से से कह रहा था। और अगर तुमने अपनी बहन को बताया कि मैंने ये बात हया को बताने से मना किया है तो मैं वाकई बहुत बुरा पेश आऊँगा। सीढ़ियों पे टिक टिक की आवाज़ गूंजने लगी। वो ऊपर आ रही थी। जहान ने बहारे को मोबाइल वापस किया, जिसे उसने जल्दी से अपने पर्स में डाल दिया। अगर तुमने मेरी बात ना मानी बहारे, मैंने कुछ नहीं सुना। वो रुहासी हो गई। तब तक हया ऊपर पहुंच चुकी थी। उसने ये सब कहा। वो बेयकीनी से स्क्रीन पे नजर आती आशिया और बहारे को देख रही थी। हाँ, मेरी बहन सच कह रही है, मैंने खुद सुना था। तुमने ये सब सुना था? और वो समझती रही कि उसने उसकी और जहान की बातें सुनी थी, मगर वो तो उर्दू में बात कर रहे थे। वो सुन भी लेती तो उसे क्या समझ में आता। उसने उसकी बातें सुनी ही नहीं थी। वो एक दफ़ा फिर एक तरफ की कहानी से नतीजे अखज़ कर चुकी थी। उसने अपनी मुखबरी खुद करवाई। उसने अपने आप को खुद गिरफ्तार करवाया। मगर क्यों? उस सारे किस्से का कुछ सेंस नहीं बनता था। वह हैरान थी, परेशान थी। तुम्हें कैसे पता कि वो गिरफ्तार हो गया? आशा ने बेयकीनी से पूछा। मैंने खुद देखा था कि वो। हया के अल्फाज लबों पे टूट गए। उसने क्या देखा था? हिवले, धुआं, रोशनी के गोले, एक तरफ की कहानी। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या देखा था। मुझे नहीं पता। वो बेबसी से नफ़ी में सिर हिलाने लगी। फिर एकदम झमाके से उसे याद आया, जहान के जूतों का रुख। जब वो उठा था तो उसके जूतों का रुख बाएं जानिब था। हालांकि वो सरहद की जानिब मुंह किए खड़ा था। क्या वो सरहद की तरफ नहीं जा रहा था? वो बाएं जानिब जा रहा था। मगर बाएं जानिब क्या था? प्लीज़, तुम्हें जब भी कुछ पता चले मुझे ज़रूर बताना। अगर उसे मेरी वजह से कुछ हुआ तो मैं सारी ज़िंदगी खुद को माफ़ नहीं कर सकूंगी। आयशा बहुत फिक्रमंद और बेचैन हो गई थी। हया ने धीरे से इस बात में सर हिलाया। आयशा को तसल्ली देने के लिए एक लफ्ज़ भी उसके पास ना था। सरहद की वो रात और हराक्लितीस की दायमी आग से उठते धुएं के मरगोले, सब कुछ एकदम से ताज़ा हो गया था। उसने दीवार पर लगे कैलेंडर की तारीखों को एक दफ़ा फिर देखा। अभी अभी उसने सुर्ख पेन से आज की तारीख यानी हफ्ते का दिन काटा था। अभी मज़ीद 2 दिन और बाकी थे, फिर मंगल था। पेन रखकर वो ड्रेसिंग टेबल तक आई और आईने में खुद को देखा। डूबती उम्मीद के दरमियान उसका दिल बनने संवरने तैयार होने किसी भी चीज़ को नहीं चाह रहा था। सादा सफ़ेद सलवार कमीज़ और शानों पे फैला सफ़ेद दुपट्टा, ढीले जोड़े के बंधे बाल और वीरान आंखें। दिल तो वहीं जैतून के दरख्त में खो गया था। वो बाहर आई तो रोहिल किचन में अध खुली दीवार के पीछे नजर आया। उसे आते देखकर जरा सा मुस्कुराया। पियोगी? वो कप में कांटे से कॉफ़ी फेंट रहा था। वो हल्का सा नफ़ी में सर हिलाते आगे आई और किचन की सेंट्रल टेबल की कुर्सी खींचकर बैठी। और क्या हो रहा है? जहान ने कब आना है? घूम फिर कर वही सवाल। अच्छा है ना वो नहीं आया, सब खुश हो गए। उसे मेरे साथ देखकर खुश था ही कौन भला? वो तल्खी से बोली। अरे मैं तो खुश था, बल्कि वो आता तो मैं और भी खुश होता। खैर, फूफू कह रही थी कि वो मंगल को आ जाएगा। रोहेल पूछ रहा था या बता रहा था, वो समझ ना सकी। फूफू को तो उसने खुद ही बताया था, मगर जब उसे खुद यकीन नहीं था तो रोहेल को क्या बताती। नताशा कहाँ है? उसने इधर उधर देखते हुए मौजू बदला। अंदर होगी, वलीमे के लिए अपने ड्रेस की डिज़ाइनिंग करती फिर रही है। अच्छा, खुश है वो पाकिस्तान आकर? रोहिल ने काफ़ी फेंटते हुए ज़रा से शाने उचकाए। ये हाँ था या ना वो समझ नहीं सकी। और अब तो अब्बा भी जहान से खुश थे। तो पहले कौन सा? वो कहते कहते रुकी। एकदम से कुछ याद आया था। बियू कद्दा में जब रोहेल से उसकी बात हुई थी तब उसने कुछ बताया था। तुमने बताया था रोहेल, याद है कि अब्बा किसी वजह से जहान से खफा थे? छोड़ो हया, रहने दो। वो तो बस ऐसे ही। नहीं, मुझे बताओ। तुमने कहा था बाद में बताऊंगा। कोई ख़ास बात नहीं थी, लेकिन जब अब्बा 1.5 साल पहले इस्तांबुल सबीन फूफू से मिले थे
तो उन्होंने किसी लड़की को जहान को ड्रॉप करते देखा था। बस उसी बात से उनके दिल में ग्रह लग गई थी। मगर खैर छोड़ो, इतनी छोटी छोटी बातों से क्या फ़र्क पड़ता है। और हया को तो ये बात अच्छी तरह याद थी। उसने अब्बा और ताया की बातें सुनी थी। हाँ, वो यही बात कर रहे थे, लेकिन जहान ने उसे ये बात कभी नहीं बताई क्योंकि उसने पूछी नहीं थी। तो क्या अभी भी कुछ ऐसी बातें थी जो वो उसे नहीं बताता था, जैसे आशिया को वो सब कहना। उफ। वो दोनों अभी वहीं बैठे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। हया ने आगे होकर फ़ोन उठाया। जहन में पहला ख्याल वलीद का आया था। हया, क्या तुम फारिग हो? साइमा ताई बहुत ही शीनी लहजे में बोल रही थी। यकीनन कोई काम था। जी बताइए। इरम के साथ मार्केट तक हो आओ, कुछ कमीज़ें लेनी है उसे, और अपने ताया का तुम्हें पता है, वो अकेले जाने कहाँ देते हैं। ओके, मैं आ रही हूँ। कोई और वक्त होता तो शायद वो ना आती, लेकिन उसे इरम से भी बात करनी थी। सो एक नहज पे पहुंचकर वो अपनी जगह से खड़ी हुई। उसने कार पार्किंग एरिया में रोकी और गियर को न्यूट्रल पे रखा। चाबी घुमाते हुए इरम को देखा। सलवार कमीज पे स्कार्फ लिए वो ज़रा बेचैन निगाहों से शॉपिंग प्लाजा को देख रही थी। चलें? उसकी बात पे इरम चौंकी। हाँ चलें, मुझे कुछ कमीज़ें लेनी है। बल्कि ऐसा करते हैं कि इरम ज़रा तजब्जुब से रुकी। मुझे पिंक कलर में लॉन चाहिए। तुम यूँ करो, तुम शॉप के अंदर चली जाओ, जो अच्छे लगे निकलवा लेना। तुम्हारा टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मुझे कुछ ज्वेलरी उठानी है, मैं तब तक दूसरे प्लाजा से उठा लाऊं। तुम बैठो, मैं आती हूँ। वो जैसे सारी तमीज़ तैयार करके लाई थी और अब जल्दी जल्दी लॉक खोलने लगी। मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं, खैर है, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक, तुम्हें यूँ क्यों थकाऊँ? बस 10 मिनट तो लगेंगे। इरम, अगर तुम्हें यूँ अकेले जाना है तो पहले अपने अब्बा से पूछ लो। उसने कहने के साथ ही अपने मोबाइल पे ताया का नंबर मिलाया और कॉल के बटन पे हाथ रखे, मगर दबाए बगैर स्क्रीन इरम को दिखाई। दरवाजे को खोलता इरम का हाथ ठहरा। आंखों में उलझन और फिर गुस्सा अंदर आया। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी लड़के से मिलने जा रही हूँ? नहीं, मुझे लगता है कि तुम वलीद से मिलने जा रही हो। उसने बगौर इरम को देखते हुए रसान से कहा। एक लम्हे के लिए इरम के चेहरे का रंग बदला। उसने थूक निगला, मगर फिर वो जी कड़ा करके बोली, और अगर जा भी रही हूँ तो क्या कर लोगी तुम? मैं अकेली घर चली जाऊंगी और किसी को कुछ नहीं कहूँगी। फिर जब तुम तन्हा आओगी तो सबको खुद ही वजाहत देती रहना। मैं कुर्बानी का बकरा क्यों बनूँ हमेशा? मैं किसी से नहीं डरती हया। वो तो मुझे मालूम है। तुमने जो मेरी वीडियो देने की हरकत की है, उससे पता चल गया कि तुम्हें अल्लाह का खौफ भी नहीं है। कौन सी वीडियो? इरम ने अबरू उठाई। चेहरे का बदलता रंग गवाही दे रहा था कि यह हरकत उसी ने की थी। फ़ोन पे भले वो जितनी मजबूती से बात कर रही थी, सामने की बात और होती है। तुम्हें भी पता है और मुझे भी कि मैं किस वीडियो की बात कर रही हूँ। तुमने इस तरह करते इतना नहीं सोचा कि उसमें तुम्हारी भी बदनामी होगी। वो दुख से इरम को देखते हुए बोली। गाड़ी के शीशे अध खुले थे। उसके बावजूद बाहर के शोर से बेनियाज दोनों एक दूसरे को देख रही थी, हया दुख से और इरम तलखी से। मेरी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मेरी जितनी बदनामी तुमने करवानी थी करवा ली। इरम, तुम वलीद से वो वीडियो वापस ले लो। हया ने इल्तिजा नहीं की थी, बस कतियत से कहा था। अच्छा, ये चाहती हो तुम? और अगर मैं ना लूँ तो? इरम चेहरे पे कड़वी मुस्कुराहट थी। तो तुम नताइज की जिम्मेदार खुद होगी। और अगर मैं इस शर्तों पे लूँ कि अब्बा के सामने जाकर तुम कहोगी कि उस रात मैं तुमसे ही बात कर रही थी और वो तुम्हारा ही कोई जानने वाला था जिसने अब्बा के फ़ोन करने पे फ़ोन उठाया था। हया चंद हमें बहुत दुख से उसे देखती रही। यू नो व्हाट, तुम और वलीद एक जैसे हो। जब खुद फंसे होते हो तब भी तुम्हें लगता है कि दूसरों को अपने इशारों पे नचा सकते हो। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। तो फिर ठीक है, करने दो वलीद को उस वीडियो के साथ जो वो करना चाहता है। चंद लम्हे दोनों के दरमियान एक तल्ख से खामोशी हायल रही। हया सोचते हुए विंडो स्क्रीन के पार देखती रही। किसी तरह उसे इरम को कन्विंस करना था कि वो वलीद से वो वीडियो ले ले, किसी भी तरह। इरम, मेरी बात सुनो, उसमें तुम्हारा पार्ट भी है। सिर्फ मैं नहीं थी, तुम भी बदनाम हो जाओगी। पहली दफ़ा इरम के चेहरे पे एक मुतमईन मुस्कुराहट उभरी। आर यू श्योर हया कि उसमें मेरा पार्ट भी है? और हया सुन रह गई। उसका मतलब था कि इरम ने अपना पार्ट एडिट कर दिया था और वो इन कामों में बहुत माहिर थी। उसे पहले ये ख्याल क्यों नहीं आया कि वो ऐसा भी कर सकती थी? तो तुमने सिर्फ मुझे बेइज्जत करने के लिए ये सब कुछ किया? इरम, तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? वो जो इतनी देर से सपाट लहजे में बात कर रही थी,
اب کہ اس کی آواز میں شدید صدمہ در آیا تھا۔ ہاں کرتی ہوں، اور مجھے تمہارے اس برقعے سے بھی نفرت ہے۔ ہمیشہ تمہاری وجہ سے مجھے ابا کی باتیں سننا پڑتی تھی۔ ارم ایک دم پھٹ پڑی۔ جب روہیل بھائی امریکہ گئے اور تم یونیورسٹی تو تم ایک دم ماڈرن بن گئی۔ ابا تمہیں کچھ نہیں کہہ سکے تھے، سو انہوں نے مجھ پہ روک ٹوک زیادہ کر دی کہ کہیں میں تمہارے جیسی نہ بن جاؤں۔ تمہاری وجہ سے مجھ پہ سختیاں بڑھی تھیں، اور اب میں تنگ آ گئی ہوں اس زبردستی کے اسکارف سے۔ میرا بس چلے تو میں اس شہر کی ساری اسکارف شاپس کو آگ لگا دوں۔ نہیں کرنا مجھے اسکارف۔ کیوں کرتے ہیں ابا اتنی سختی؟ وہ ایک دم رونے لگی تھی۔ تو پھر کیا کرے وہ؟ سختی نہ کرے تو کیا اپنی بیٹیوں کو کھلا چھوڑ دے کہ جو مرضی کرو؟ ایسا نہیں ہو سکتا ارم۔ ہاں ٹھیک ہے، ان کو ذہن سازی بھی کرنی چاہیے، انہیں اسکارف کے لیے پہلے کنونس کرنا چاہیے، مگر ارم ان کی نیت تو ہمیشہ اچھی تھی نا۔ اس نے سمجھانے کی کوشش کی۔ ارم کے آنسو سے اس کا دل ذرا پگھلا تھا۔ تمہیں زیادہ ابا کی وکالت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں شاپنگ نہیں کرنی تو ٹھیک ہے، چلو گھر، مجھے نہیں جانا کہیں۔ وہ آنسو پوچھتی ایک دم بہت تلخی سے کہتی سیدھی ہوئی۔ حیا نے افسوس سے اسے دیکھا۔ دل میں جو نرم گوشہ بننے لگا تھا وہ فوراً مٹ گیا۔ آخر وہ بھول بھی کیسے سکتی تھی کہ ارم نے ولید کو وہ ویڈیو دی تھی؟ اتنا بڑا دھوکہ اس نے حیا کے ساتھ کیا تھا۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا اور انگیشن میں چابی گھمائی۔ کار کے انجن میں حرارت پیدا ہوئی۔ ارم بھیگی نگاہوں سے شیشے کے پار دیکھ رہی تھی۔ اسے اب بھی اپنی ہی فکر تھی، اپنا اسکارف، اپنے ابا کی سختیاں، اپنی مجبوریاں۔ اسے اب بھی حیا کی یا اس ویڈیو کی فکر نہیں تھی۔ منگل آیا، صبح ہوئی، دوپہر چڑھی، شام اتری اور رات چھا گئی۔ وہ نہیں آیا۔ بدھ بھی گزر گیا اور جمعرات کو زاہد چچا کی بیٹی مہوش پاکستان آ گئی، مگر وہ شدید کرائسس میں تھی۔ زاہد چچا اور عابد چچی نے کسی کو نہیں بتایا، مگر سائمہ تائی کو اپنے کسی ذریعے سے پتہ لگ ہی گیا۔ مہوش کا شوہر اس سے اگلی فلائٹ میں آ رہا تھا، مگر امیگریشن کے کسی چکر میں پھنس گیا اور عین وقت پہ گرفتار کر لیا گیا۔ مہوش کی فلائٹ چونکہ ایک روز قبل کی تھی، سو وہ اس وقت تک پاکستان آ چکی تھی، اور پھر خبر ملتے ہی تایا فرقان اور ان کی فیملی سمیت سبھی عابدہ چچی کے گھر اکٹھا ہو گئے تھے۔ ڈائننگ ہال اور ڈرائنگ روم کے درمیان جالی دار پردہ آدھا گرا تھا۔ اس کے پار صوفے پہ سب بڑے بیٹھے تھے۔ لڑکے وغیرہ بھی اکٹھا ہوئے تھے، سو وہ باہر لان میں تھے۔ اب تو حیا کی وجہ سے لڑکیوں کی طرف آنے سے بھی جھجکتے تھے۔ نتاشا اور روہیل البتہ صوفے پہ ہی بیٹھے تھے۔ عفان کے ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ تایا ابا پوچھ رہے تھے۔ ان کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ جواب میں عابدہ چچی برے دل سے کچھ بتا رہی تھی۔ ان کو یقیناً سب کا یوں افسوس کے لیے آنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آج کل کے لڑکے بھی پتہ نہیں کن چکروں میں ہوتے ہیں، سائمہ تائی نے ہمدردی سے کہا تھا۔ مہوش نے دبے دبے غصے سے جالی دار پردے کو دیکھا اور ایک دم اٹھ کر اندر چلی گئی۔ سونیا نے افسردگی سے اسے جاتے دیکھا۔ کیا کیا جا سکتا تھا؟ بس اللہ تعالیٰ خیر سے اسے واپس پہنچا دے، پھوپھو نے دھیرے سے کہا۔ انہیں بھی سائمہ تائی کا یوں اصرار سے سب کو افسوس کے لیے ادھر لے آنا اچھا نہیں لگا تھا۔ جہان کی کیا خبر ہے سبین؟ منگل تو گزر گئی ہے، اس کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں۔ سائمہ تائی کو پھوپھو کا ٹوکنا برا لگا تو توپوں کا رخ عفان سے جہان کی طرف کر دیا۔ حیا چوک کر آدھے ہٹے پردے کو دیکھنے لگی۔ آ جائے گا بھابھی، کسی مسئلے میں ہوگا تبھی دیر ہوئی ہے۔ پھوپھو کی آواز مزید دھیمی ہو گئی۔ تم بھی اپنے بیٹے پہ نظر رکھا کرو سبین، تایا ابا نے اسی انداز میں کہا جس میں وہ عفان کی بات کر رہے تھے۔ پتہ نہیں وہ بھی کسی ٹھیک کام میں ہے یا اپنے باپ کے جنازے پر بھی تو نہیں آیا تھا۔ جہان کا یہاں کیا ذکر بھائی؟ پھوپھو کے لہجے میں دبا دبا سا شکوہ تھا۔ حیا نے میز کا کونا سختی سے پکڑا، پیشانی کی رگیں بھیج گئی تھی، اندر ایک بال سا اٹھا تھا۔ عفان کا بھی تو ہمیں معلوم نہیں تھا، یہاں شاید کسی کا بھروسہ نہیں ہوتا۔ تایا ابا نے پھوپھو کی بات سننے بغیر تبصرہ کیا۔ حیا کے اندر کا بال بس کسی لاوے کی طرح پھٹ پڑنے کو تیار تھا۔ بمشکل وہ ضبط کر کے لب بھیچے بیٹھی رہی۔ ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، میں اپنے بیٹے کو اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ حیا نے مڑ کر دیکھا۔ جالی دار پردے کے پاس پھوپھو ذرا خفگی سے کہتی نظر آئی۔ اس نے سائمہ تائی اور عابدہ چچی کے چہروں کے معنی خیز تاثرات دیکھے اور پھر ابا کو دیکھا جو خاموشی سے پھوپھو کو دیکھ رہے تھے۔ سچ کہوں تو سبین، مجھے تمہارے بیٹے کے کام مشکوک سے لگتے ہیں۔ کبھی کہتا ہے ریسٹورنٹ ہے، کبھی کہتا ہے جاب سے چھٹی نہیں ملی۔ بہتر ہوگا تم اس پہ چیک رکھا کرو تاکہ کل کلا کو کوئی بڑا نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کام کیا کرتا ہے۔
اور تایا کی اس بات پر اسے لگا کہ اس کی برداشت ختم ہو گئی ہے. بس بہت ہو گیا، اب مزید وہ نہیں برداشت کر سکتی. یہ ٹھیک تھا کہ اسے راز رکھنے آتے تھے، مگر اسے صرف وہ راز رکھنے چاہیے تھے جن کے رکھنے کا کوئی فائدہ ہو، اب مزید نہیں. وہ تیزی سے اٹھی اور جالی دار پردہ اٹھا کر ڈائننگ روم کے دروازے پر آئی. اس کے یوں آنے پر سب نے اسے مڑ کر دیکھا تھا. چلیے جی، کہانی کو کرتے ہیں یہاں پہ اسٹاپ. پھر دیکھتے ہیں کہ ہماری حیا شیرنی آگے سے کیا بم پھوڑتی ہیں. آئی تھنک وہ سب کو بتا دے گی کہ وہ آرمی آفیسر ہے یا پھر جاسوس وغیرہ. چلیے دیکھیے کیا ہوتا ہے. اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جہان کب پلٹ کر آتا ہے، اسے کیا ہوا، وہ گرفتار ہوا یا کچھ اور، یا پھر وہ کہیں اور گیا ہے. یہ سب جانیں گے اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا اور لائک شیئر سبسکرائب اور کمنٹ بھی کرتے رہیے گا. چلیے اللہ حافظ.